हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था। क्यों आज मैं इतनी अकेली हूँ? मेरे सारे सपने क्यों टूट गए? जिसे मैं जान से ज्यादा चाहती थी वो ही मुझे छोड़ गया। जैसे बिना पतवार के नैया नदी की धारा के साथ डूबती उतराती है, वैसे ही सरिता की दशा थी। सरिता सब कुछ तो जीत गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी हार गई। धन दौलत नाम सब तो पा गई, लेकिन अपनी मंजिल खो चुकी थी। उसका पति प्रतीक उसे छोड़कर हमेशा को भारत लौट गया था। पीछे छोड़ गया तो सिर्फ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। रोज की तरह जब आज वो ऑफिस से लौटी तो प्रतीक घर पर नहीं था। उसके हाथ एक चिट्ठी लगी। चिट्ठी में प्रतीक ने जाने की वजह दोनों के बीच हो रहे झगड़े को बताया था। सरिता आज खुद को बहुत टूटा और हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी जिंदगी, उसका प्यार प्रतीक, उसकी खुशी थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका में नौकरी और उभरता कैरियर। प्रतीक के कहने पर ही वो अमेरिका आई थी। प्रतीक ही अमेरिका में बसना चाहता था। उसके लिए ही उसने अपना घर देश सपने सब छोड़े थे और अब प्रतीक ही भारत वापस लौटना चाहता था। सुबह ही तो इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। झगड़े तो आजकल रोज रोज होने लगे थे, लेकिन उसे यह तो मालूम न था कि प्रतीक उसे इस तरह अनजान देश में अकेला छोड़ देगा। बल्कि वह तो खुद आज प्रतीक को सरप्राइज देने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर आई थी। प्रतीक ने जाते जाते अपना पता तक नहीं छोड़ा कि वह उसे खोज पाती। अचानक सरिता जैसे बेहोशी से जागी हो। उसने मोबाइल पर प्रतीक को फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ था। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, कैसे प्रतीक का पता लगाए कि वह कहाँ गया। क्यों इस तरह अनजान देश में उसे छोड़कर चला गया। वह तो एक बार फिर प्रतीक की शर्तों के समक्ष झुक गई थी, मान गई थी सब कुछ छोड़ने को। फिर क्या प्रतीक इतना ही विश्वास करता है? कभी उसे प्रतीक पर गुस्सा आता तो कभी खुद की हालत पर तरस। बेसुध बेजान सी सरिता की आंखों में अतीत गुजरने लगा। सरिता और प्रतीक की पहली मुलाकात। प्रतीक अपने मम्मी पापा के साथ उसकी मौसी की लड़की खुशबू को देखने आया था। खुशबू अपने नाम के अनुरूप हंसमुख, मासूम, चारों ओर हंसी फैलाने वाली। उसका स्वभाव बिल्कुल सरिता से अलग था। सरिता के अनुशासन पसंद और खुशबू तो नियमों को तोड़ना ही जानती थी। प्रतीक देखने तो खुशबू को आया था, लेकिन सरिता के रूप और गुण के आगे पराजित हो गया। उसने अपने घर वालों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह शादी सरिता से करेगा। खुशबू में उसे कोई कमी या बुराई नजर नहीं आई। प्रतीक अपने जीवन साथी में जिन गुणों की खोज कर रहा था वो सब सरिता में थे। प्रतीक के इस फैसले से दोनों घरों में हड़कंप मच गया। कोई इस फैसले से खुश नहीं था। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि वो ऐसे लड़के से अपने घर की किसी भी बेटी की शादी नहीं करेंगे। उस रात घर पर बहुत झगड़ा हुआ। बिना सोचे समझे सब सरिता को डांट रहे थे कि वह प्रतीक के आगे क्यों गई। उसके अपने घर वाले ही उसे नहीं समझ पा रहे थे। सरिता का मन किया कि वह प्रतीक का मुंह नोच ले। बहुत गुस्सा आया था। प्रतीक को खुशबू पसंद नहीं आई तो वह उसकी बहन से क्यों शादी के लिए कहेगा। सरिता की अपनी दुनिया, अपने सपने थे। अपने पैरों पर खड़े होना, खुद को साबित करना था, बहुत कुछ करना था। इस घटना के बाद से एक तनाव सा रहने लगा। मौसी ने घर आना बंद कर दिया और पापा मम्मी भी बात बात पर उपदेश दे देते। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। लोग इस बात को भूलने लगे। बीतते समय के साथ खुशबू की शादी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर के साथ हो गई। इस घटना को वक्त के साथ सब भूल गए, लेकिन सरिता ना भूल पाई। उसे अपने घर वालों से यह उम्मीद नहीं थी। उसकी गलती ना होते हुए भी सबने उसे डांटा था। जिन घर वालों को वो अपनी दुनिया समझती थी, मौसी, मम्मी, पापा, छोटा भाई, सब सरिता को समझाते
यहाँ तक कि खुशबू ने भी उससे कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दिया। सरिता के लिए यह एक सदमे से कम नहीं था कि एक अजनबी के एक अजीबोगरीब प्रस्ताव के कारण बिना सोचे समझे सबने उसे गुनहगार घोषित कर दिया। जब देखो तब उसके पापा डांटते, कोई सपनों का राजकुमार नहीं आएगा सफेद घोड़े पर सवार होकर, नौकरी करो, बाहर की दुनिया देखो, घर में बैठकर थाली भर खाना खाने से कुछ नहीं होगा। सरिता ने घर की बातों को सकारात्मक लेते हुए उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, कॉलेज की पत्रिका लिखना शुरू किया। सरिता की कलम में जादू था, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। धीरे धीरे सब उसके लिखे लेखों और कहानियों को लोगों की प्रशंसा होने लगी। अब तक उसे अपनी छुपी हुई प्रतिभा का ज्ञान हो चुका था। उसने अपनी इस कला का उपयोग समाज की बुराइयों को दूर करने में किया। धीरे धीरे उसके लेखों कहानियों को प्रतिष्ठा मिलने लगी। उसकी एक दहेज पर लिखी कहानी को पुरस्कार मिला। सरिता बहुत खुश हो गई। घर आकर उसने सबको बताया तो मम्मी ने कहा, अच्छा है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जब तुम ससुराल जाओगी तो खूब सारा दहेज लेकर जाओगी, कोई मुफ्त में नहीं जाओगी। ये सब शौक तक तो ठीक है, लेकिन सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये तो आदर्शवादी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। सरिता धीरे धीरे भावनात्मक रूप से टूटने लगी। उम्र के जिस मोड़ पर उसे माँ बाप भाई परिवार की जरूरत थी, उस समय उसका परिवार उसे प्यार के बदले ताने दे रहा था। इन सब परिस्थितियों के बीच सिर्फ एक चीज थी जो उसे सुख देते, सुकून देते, सहारा देते, वो थे उसके सपने। वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसने नौकरी खोजना शुरू की और समाज में अपना मुकाम हासिल करने का। धीरे धीरे वो अपने ही घर में परायापन व अकेलापन महसूस करने लगी। उसका भाई उससे छोटा था, लेकिन घर के किसी भी अहम मुद्दे पर उसके भाई की राय ली जाती, उसकी नहीं। उसे कदम कदम पर एहसास होने लगा कि वह एक लड़की है। इस आधुनिक समाज में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे थे, परंतु महिलाओं की वही स्थिति थी। सरिता की कोशिशें रंग लाई और उसे मुंबई की अच्छी कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी की नौकरी मिल गई। नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत, नए सपनों की शुरुआत थी। जिंदगी के इस नए सफर में अचानक उसकी मुलाकात प्रतीक से हो गई। उसकी मुलाकात प्रतीक से हुई। सालों के बाद अचानक प्रतीक से यूं मुलाकात होगी, सरिता ने कभी ना सोचा था। प्रतीक भी एक बार में ही उसे पहचान गया। सरिता खुद को असहज महसूस कर रही थी। जिस इंसान का चेहरा वह पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहती थी, वो उसके सामने था। इस चेहरे ने सरिता को अपने घर में ही पराया कर दिया था। वो नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे प्रतीक से मिलना पड़ता। हर रोज हर पल वो खुद से युद्ध लड़ती, बस वो सिर्फ काम की ही बात करती। वो प्रोजेक्ट का अंतिम दिन था। उसे प्रतीक से आखिरी बार मिलना था। आज ना जाने क्यों उसे कुछ खाली खाली लग रहा था। शायद प्रतीक के साथ रहते रहते उसे प्रतीक का साथ अच्छा लगने लगा था। प्रतीक एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। बहुत कम बोलना, सबकी मदद करना, सकारात्मक सोच, अनुशासन प्रिय और समय का पाबंद। इतने गुण की अंगुली पर गिनो तो कम पड़ जाए। उस शाम जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करके वो जाने लगी तो प्रतीक ने धीरे से बोला, सरिता जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। जिस मोड़ पर मेरी जिंदगी ठहरी आज भी वहीं पर है। मैंने आज तक शादी नहीं की। आपकी शालीनता, गंभीरता मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने जीवन साथी में जो सारी खूबियां चाही थी वो सब तुम्हारे अंदर है। मेरे माँ पिताजी ने कितनी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन ना जाने वह कौन सी बात थी कि मुझे कोई अच्छी ना लगी। ना जाने मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि तुम थी जो मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। क्या तुम जानते हो कैसा लगता है जब उसे नुमाइश की तरह घुमाया जाता है, अजनबी लोगों द्वारा उसका आकलन किया जाता,
मोल भाव करके उसे नकारा जाता। तुमको जरा भी एहसास है कि क्या गुजरती है लड़कियों पर? तुम पत्थर दिल हो। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि खुशबू और उस जैसी लड़कियों को तुम देखने जाते और बिना वजह, बिना उनकी किसी कमी के उनको तुम अस्वीकार कर देते। मुझसे भी प्यार का दावा करते हो, लेकिन क्या बीती मुझ पर तुम्हें एहसास है? मेरे घर वाले मुझसे नफरत करने लगे, पराई हो गई मैं उनके लिए, और तुम इसे प्यार कहते हो? नफरत करती हूं मैं तुमसे। आज बरसों का आक्रोश गुस्सा बनकर फूट पड़ा था। सरिता चीख रही थी। प्रतीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सबको अपना जीवन साथी चुनने का हक है। मैं मानता हूं मैंने बहुत सी लड़कियों का अपमान किया, जाने अनजाने, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब तुम्हें पसंद करता हूं तो क्यों किसी लड़की की पूरी जिंदगी खराब करूं? मैं कभी नहीं जाता लड़की देखने। लड़की वाले खुद अपनी बेटी की तस्वीर भेजते हैं, तो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता। इसलिए तुम्हारे परिवार वालों के इनकार के बाद मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो वो शहर भी छोड़ दिया था। ये तो किस्मत का खेल था कि तुमसे इस तरह से मुलाकात हुई। अगर मैं आज तुमसे अपने दिल की बात ना कहता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा इस तरह से मिलना ईश्वर की मर्जी की ओर इशारा करता है? प्रतीक के तर्कों के आगे वो निरुत्तर हो गई। बिना कुछ बोले वो वहां से उठकर चली गई। उस रात सरिता को नींद नहीं आई। उसने ठंडे दिमाग से प्रतीक की बातों को सोचा तो सही भी लगा कि किसी दबाव में आकर शादी करने से अच्छा तो इनकार है। कुछ पल का दर्द जिंदगी की खुशी दे जाता है, क्योंकि अनचाहे या मजबूरी के रिश्ते हमेशा तकलीफ देते हैं। आज खुशबू अपने पति के साथ बहुत खुश थी, इतना तो वह प्रतीक के साथ खुश नहीं रह पाती। अगले दिन प्रतीक के अच्छे से गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ आंख खुली। बीतते समय के साथ प्रतीक भी उसकी जरूरत बन गया। प्रतीक ने उसके रूप और गुण को उससे भी बेहतर समझा। सरिता को उसके लेखन, उसके व्यक्तित्व, हर पहलू को निखारने में योगदान दिया। सरिता की खुद से पहचान कराई। सरिता का आत्मविश्वास बढ़ गया, उसका रूप निखर गया। जिस प्यार, जिस अपनेपन की तलाश उसे बचपन से थी, वो सब प्रतीक ने बिन मांगे दे दिया था। दोनों ने पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला कर लिया। जिस दिन सरिता ने यह बात अपने घर वालों से कही, उस दिन उसके घर में बहुत झगड़ा हुआ। पापा ने बिना कुछ समझे ही प्रतीक को अयोग्य घोषित करते हुए शादी से इनकार कर दिया। माँ ने पापा की बातों का मूक समर्थन किया। चाचा जी ने सरिता के इस कदम को सोची समझी साजिश मान लिया। पहले तो सरिता ने घर वालों को समझाने की कोशिश की, परंतु वह न माने। इधर प्रतीक के घर वालों ने सरिता को बहू के रूप में शहर से स्वीकार कर लिया। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि प्रतीक ने विवाह के लिए हाँ कर दी। प्रतीक अपने मम्मी पापा के साथ खुद गया था सरिता का हाथ उसके पापा से मांगने। उसने सरिता के पापा से कहा, अंकल जी, आप हमें क्यों पसंद नहीं करते? क्यों नाराज रहते हैं मुझसे? मैं सरिता के व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। सरिता का व्यक्तित्व मेरे स्वभाव से मेल खाता है। मैं मानता हूँ कि 3 साल पहले मैं खुशबू को अपना जीवन साथी बनाने गया था, लेकिन अंकल वह मेरे साथ खुश नहीं रहती और ना मैं उसके साथ, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व मेल नहीं खाता। उसका हंसमुख भोला और मासूम स्वभाव मेरे गंभीर अनुशासन प्रिय स्वभाव के कारण उसके शौक दम तोड़ देते। मैं भी खिलाफ हूँ लड़कियों को देखकर इनकार करने या जबरदस्ती कमियां निकालने के। समाज में ये हक लड़की को भी है कि अगर लड़का पसंद ना आए तो वह मना करे। कुछ लड़कियां ऐसा करती भी हैं, लेकिन यह उनके घर वालों को ही पसंद नहीं आता। मैंने जब से सरिता को देखा तो लगा कि जो गुण मुझे अपनी जीवन साथी में चाहिए थे वह सब इसमें है। आपके इनकार के बाद मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, ना कोई दूसरी लड़की देखी, लेकिन 2-4 लड़की वालों ने अच्छा घर-वर देखकर किसी बहाने से मुझे लड़कियों से मिलवाया। जब ईश्वर ने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे सरिता से मिलवाया, तब मैं ईश्वर के दिए मौके को खोना नहीं चाहता। अब आखिरी फैसला आपका ही होगा।
प्रतीक की बातों ने एक बार सरिता के पापा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और सरिता की मर्जी को परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों विवाह बंधन में बंध गए। अचानक मोबाइल की घंटी ने सरिता की श्रृंखला को विराम दे दिया। फोन प्रतीक की माँ का था। ओह बोली, हेलो बेटा। माँ, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हो। हाँ बेटा, तेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। माँ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, उससे पहले ही सरिता ने घबरा कर पूछा, माँ कब? पिताजी कहाँ हैं? कैसे हैं? कब हुआ यह सब? नहीं बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। ओह अब ठीक है, अभी भी अस्पताल में है। ओह तुमसे और प्रतीक से मिलना चाहते हैं। बस तुम जल्दी से भारत आ जाओ। प्रतीक का फोन नहीं लग रहा है। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करो, हम जल्दी से जल्दी आएंगे। सरिता अजीब दुविधा में फंस गई। प्रतीक का पता नहीं, क्या करें, कहाँ जाए। उसने फिर प्रतीक को फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे प्रतीक को खोजे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने झांक कर देखा, प्रतीक खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और प्रतीक के गले लग गई। कोई कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसके आंसुओं से प्रतीक का सीना भीग गया। प्रतीक अंदर आ गया। उसके गाल पर 2 चपत लगाकर वह बोला, यह क्या हाल बना लिया है पगली? पगली ही हूं, क्यों छोड़कर गए थे मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश रहूंगी तुम्हारे बिना? जब जी चाहा अपना लिया, जब जी चाहा ठुकरा दिया। सॉरी जान। प्रतीक ने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी का क्या मतलब होता है? मैं मर गई होती तो? अच्छा, इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ोगे तुम, लेखिका जो ठहरी। अपने इमोशनल डायलॉग से मेरी जान लोगी? तुम्हें मेरी भावनाएं डायलॉग लगती हैं? तुम्हारे लिए आज मैं जॉब छोड़कर आई और तुमने मुझे छोड़ने में एक पल की भी देर ना लगाई। सॉरी जान, मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। नहीं जाना मुझे देश, तुम जहां मेरे साथ हो वही मेरा घर होगा। एक रात की दूरी ने मुझे बता दिया कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। क्या अपने प्रतीक को माफ नहीं करोगी? प्रतीक ने सरिता के दोनों हाथ को पकड़कर कहा। सरिता ने कहा, नहीं प्रतीक, अब हम अपने देश, अपने घर वापस चलेंगे। तुम मिल गए और अब कुछ नहीं चाहिए। सरिता ने माँ के फोन के बारे में बताया। जल्दी ही दोनों भारत वापस आ गए। दोनों समझ गए थे, सच्चे जीवन साथी एक दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं। समर्पण और प्यार के बीच अहम की कोई जगह नहीं होती। सच्चे जीवन साथी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। तमाम झगड़ों के बाद भी उनका प्यार कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।